Teaching is the art of assisting discovery. Hello, everybody. I'm your host, Seema, and I welcome you all to another insightful session on great principles. Teaching has always been and shall remain an art form. Even though educational technology becomes an integral part of modern day classrooms, a teacher's role doesn't diminish we at all. So join me in conversation with an endearing educator of the day, Mr. Atish Shirsagar, Principal Lead School, Solapur, Maharashtra. Welcome to Great Principles, sir. We are very honored to have you with us. Thank you very much, ma'am. And it's my pleasure to be here. I extend my thanks to you for inviting me over here to share my views. So we are equally excited to unveil your journey and understand your vision and ideologies. And to all my dear viewers, we will be trying to keep this conversation bilingual. We'll use as much Hindi as possible so that we can reach out to you and we can all understand each other better. So let us begin by knowing Sir's journey. So, sir, let's start how it all started. So, once upon a time, you were set to change the future of our children, country, and globe through education, and you did this by choosing to become an educator. So, tell me, sir, अभी तक आपका ये जो विजन था कि आप देश का भविष्य बच्चों को एजुकेट करने से बदल सकते हैं, आप वहाँ पे कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या चल रहा है, और आगे आपको क्या लगता है, कैसे आप अपनी इस विजन को अचीव कर पाएंगे? जी मैम, एक्चुअली आई एम स्टिल विथ माय विजन एंड आई बिलीव दैट सोसाइटी जो है ये बच्चों से ही बदल सकती है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक हैं और उन्हीं से एक समाज बनता हुआ है। 2013 में मैंने टीचिंग शुरू किया था एज ए टीचर। तब मेरा बीएड भी नहीं था, नॉन प्रोफेशनल टीचर के तौर पे मैंने टीचिंग शुरू किया था, बिकॉज दैट पैशन समवेयर वाज देयर विथ मी। माय मैटरनल ग्रैंडफादर वाज अ टीचर एंड दैट लीगेसी आई कैरीड फ्रॉम हिम। तो वैसे अगर देखने को जाओ, समाज को बदलना ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर युग की अपनी ज़रूरतें होती हैं, बदलते रहता है, और वो ज़रूरतें के हिसाब से बदलना भी चाहिए होता है। भगवान कृष्ण ने खुद ने कहा है कि भाई जब नए फल लगेंगे, पकेंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, फिर नए लगेंगे, और परंपराओं को बदलना होगा। उसी के हिसाब से ये संसार चलते रहता है। तो मैं भी ये विश्वास रखता हूँ कि ये फल जो है, ये हमारे बच्चे हैं, ये कच्चे आम है जो आज हमारे पास में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और यही कल के नागरिक होंगे तो समाज बदलते रहेगा जैसा हमें चाहिए। वी नीड टू बी द चेंज व्हाट वी वांट टू सी अमंग अदर्स। सो दैट वे ये होता है। जहाँ तक बात रह गई है मैंने कितना देखा है, तो आई एम मीन्स क्वाइट हैप्पी, नॉट सेटिस्फाइड आई विल से, बट क्वाइट हैप्पी। जितने भी बच्चे आज तक मैं पढ़ा पाया हूँ, मे बी एज ए टीचर, मे बी एज ए प्रिंसिपल, मैंने ये देखा है कि समाज जो बनता है ये वो कुछ वैल्यूज़ के साथ बनता है। जैसे हम ग्रेट लीडर्स को अगर देखते हैं तो इनमें कुछ वैल्यूज़ होती हैं, इंटीग्रिटी होती है, एम्पैथी होती है, ग्रोथ माइंडसेट होता है। ये कुछ वैल्यूज़ लेके अगर बच्चे बढ़ते हैं तो वो समाज ज़रूर एक ह्यूमन बीइंग का समाज होता है। जहाँ मैंने आज देखा है कि हमने एकेडमिक्स के अलावा जहाँ मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो सब्जेक्ट को स्किल्स का स्वरूप दिया है। साथ ही साथ उनको क्लासरूम में बाउंड ना रखते हुए, बहुत सारे टैलेंट होते हैं बच्चों में, इतने सारे टैलेंट होते हैं कि उनको निकालने के लिए आपको कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ इवेंट्स करना पड़ता है। तो जहाँ हमने ये 5 कोर वैल्यूज़ रखी हुई है, जो हमने बहुत से लीडर्स को ऑब्जर्व किया है, खास करके हमारे सीईओ सुमित मेहता, उन्होंने ये 5 वैल्यूज़ चूज़ किए हैं कि एनी ग्रेट लीडर हम अगर लेते हैं तो उनके पास में 5 वैल्यूज़ होती है। इंटीग्रिटी, ग्रोथ माइंडसेट, इम्पैक्ट होता है, करेज होता है। तो ये वैल्यू जब हर नागरिक में आ जाएंगे तो वो समाज बनने लायक होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि एसएलएम्स फ्रेम, यानी एक स्ट्रक्चर्ड वाइज अगर जाए तो हमने एसएलएम्स फ्रेम किया, स्टूडेंट लेड मूवमेंट, जो बर्निंग टॉपिक्स को बच्चे टच करते हैं। मैं आज भी, यानी एग्जाम्पल के तौर पे देने को जाऊं तो मैं जानता हूं कि 3 साल पहले हमने एक एसएलएम किया था, स्टूडेंट लेड मूवमेंट, जिसमें जॉय ऑफ गिविंग किया था। और उसमें एक्चुअली मैंने ये किया था खास करके कि बच्चों को जो उनके घर में रहने वाले जो कपड़े हैं जो वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे प्राइवेट स्कूलों में तो जनरली अच्छे घर के बच्चे रहते हैं, तो वो सारे कपड़े धुला के आयरन करके वो लेके आए। उनके शूज़, उनके सॉक्स, जितने भी मटेरियल वो लेके आए, और जो ऑर्फनेज हैं उनके पास में हमने डोनेट करने का वो ये एसएलएम रखा था। और मैं बताऊं आपको, ना ही बच्चों की तरफ से, नहीं तो उनके पेरेंट्स की भी तरफ से और पड़ोसियों की तरफ से भी इतना ज़्यादा रिस्पांस मिला था। दैट वाज द मोमेंट जब मैंने पहली बार देखा कि हर व्यक्ति में ये गुड वैल्यूज़ छुपी हुई होती हैं, बस उनको मौका नहीं मिलता है कभी निकालने को। लेकिन जब निकलता है तो इस तरीके से सपोर्ट नहीं। कुछ लोगों का ग्रेन्स का ये था, बिजनेस था, उन्होंने ग्रेन्स तक बच्चों के लिए उस टाइम में दिए थे। हमने बच्चों को वहाँ लेके गए,
कुछ बच्चों ने नए चीज़ें खरीदी थी बाकायदा बच्चों को देने के लिए, क्योंकि उनको अफोर्ड लग रहा था, तो अगर 5 पुरानी चीज़ें हैं तो एक नई चीज़ बच्चे के साथ में होना चाहिए। इस तरीके से हमने परमिशन लिए, हम लेके गए, बच्चों ने उनके साथ दिन बिताया, उनके साथ खाना खाया, उनको सारी चीज़ें गिफ्ट दिए, और नेक्स्ट डे लाने के बाद में मैंने बच्चों को एक मूवी दिखाया शॉर्ट में, स्कूल में ही। और 1 महीने के बाद में मैंने एक क्वेश्चन रखा उनके सामने कि चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर कि 1 महीने पहले हमने कुछ एक्टिविटी की थी? एंड चिल्ड्रन वेर मीन्स दे वर नॉट एबल टू टेल कि हमने कुछ वीडियो देखा था, एक मूवी देखा था, वो नहीं बता पाए। बट दे फर्स्ट टोल्ड कि हाँ सर, हमने ये 1 महीने पहले जॉय ऑफ गिविंग की एक्टिविटी की थी। एंड देन आई आस्क्ड देम कि जस्ट रिकलेक्ट द लेवल ऑफ हैप्पीनेस, कि जब आपने मूवी देखा तब आपको हैप्पीनेस कितना था, और ये जब आप किसी को दे के आए, उन बच्चों के साथ में रहे, तब आपका हैप्पीनेस कैसा था। एंड आई टेल यू, हर बच्चे को उन बच्चों के साथ में बीता हुआ एक मोमेंट याद रहा, हर मोमेंट याद रहा, ना कि वो मूवी के शायद कोई इंसिडेंसेस याद नहीं रहे, उसका नाम तक याद नहीं था, लेकिन ये मोमेंट याद रह गया था। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट के प्रोफेसर ने किया था, और ये मैंने बच्चों के साथ करके देखा। तो आई कुड टेल यू कि बच्चों में ये एम्पैथी जो है ये थी, और वो फोस्टर हो चुकी थी, स्ट्रेंथन हो चुकी थी जब उनको एक्सपीरियंस मिला था। इसका रिजल्ट अगर मैं बताने को जाऊं, तो ईशायु नाम का एक बच्चा था, अपने पापा के साथ में मंदिर में, यहाँ पे एक्चुअली चढ़ाव रहता है, तो चढ़ाव से जा रहा था। 5 मिनट यानी जब वो आगे गया, अपने पापा को बोलता है कि पापा थोड़ा रुको। पापा ने गाड़ी रोकी, बच्चा बोलता मैं 10 मिनट में आता हूँ, वापिस गया। अब 10 मिनट हो गए, बच्चा आया नहीं, तो पापा ने जाके देखा, एंड देखता क्या है, तो वो बच्चा एक ट्राईसाइकिल चलाने वाला जो हैंडीकैप व्यक्ति था, उसको पुश करके उसकी गाड़ी ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, यानी उसको पहुंचा रहा था। हालांकि उसका घर था वहाँ पे, उस पेरेंट का जो बच्चा, जो व्यक्ति जा रहे थे, हैंडीकैप व्यक्ति, उनका घर था, उनका रेगुलर प्रैक्टिस थी। लेकिन ये बच्चे ने एक दिन देखा, उसने पापा को रोका, उतर के गया और उसको धक्का दे के ऊपर चढ़ा रहा था। आई कुड सी कि वो जो ट्राईसाइकिल चलाने वाला हैंडीकैप व्यक्ति थी, उन्होंने भी उनके पापा को कहा कि सर, मैं यहाँ से डेली जाता हूँ, कोई आता नहीं है। आपका बच्चा सर 6 स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो 11 साल का, 10 साल का बच्चा आके मुझे यहाँ से यहाँ तक के पुश करके लाया। एंड दैट फादर वाज शेयरिंग हिज उसका एक्सपीरियंस कि सर, ये जो बदलाव मैं देख रहा हूँ, एक्चुअली ये करना बहुत लोग चाहते हैं लेकिन करते नहीं है। बच्चे में वो करेज होता है, वो बच्चे ने वो करेज लिया, उसने कहा कि आप रुकिए, मुझे वो करके आने दीजिए, और उसने वो किया। सो आई टेल यू, इट वाज ओवरवेलमिंग मोमेंट। और उस पेरेंट जब बता रहे थे, तो उस पेरेंट के आंख में भी पानी आया था एक्चुअली। तो ये चेंजेस मैं अपने बच्चों में देख रहा हूँ, जिससे मुझे विश्वास है कि ये इन्हीं वैल्यूज़ के साथ में बढ़ेंगे। इसके अलावा भी है, अभी अराउंड 17 ईयर्स का टीचिंग करियर है, उसमें बहुत से बच्चे, कुछ एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं, कुछ लॉयर बने हैं, कुछ अभी आईआईटी कर रहे हैं, और इन सब में मैंने कहीं ना कहीं वैल्यू छोड़ने की कोशिश की है। ये बात सही है कि चाइनीज एजुकेशनिस्ट ने कहा है कि वैल्यूज कुड नॉट बी टॉट। इफ वी आर टेकिंग इट इन द टेक्स्ट बुक एंड गोइंग टू टीच द चिल्ड्रन इन द क्लास, इट इज नॉट पॉसिबल। those has to be somewhere caught, those need to be lived। जब बच्चे इन वैल्यूज को जीते हैं, उनका अनुभव लेते हैं, देन दे फील, और वो उनकी हैबिट बनते जाती है। तो ये बदलाव मैंने बच्चों में देखे हैं, एंड आई बिलीव कि इसी के साथ में आने वाला समाज में परिवर्तन होंगे, क्योंकि ये समाज में यही लोग रहेंगे। आज हम देख भी रहे हैं, हमारे कितने ही जो यंग आईएएस ऑफिसर्स है, यही लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल्स को तोड़ा है। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी ये ब्राइब्स वगैरह की कोशिशें थे, ये कम कर दिए हैं, बहुत हद तक सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दिए हैं। ये उसी का बदलाव है बेसिकली। मैं ही नहीं, मेरे जैसे और कितने सारे लोग एजुकेशन में काम कर रहे हैं, जिनके वजह से इस तरीके का समाज निर्माण हो रहा है। Absolutely, sir. Very well said. You know, education सिर्फ facts देने से नहीं होता है. It is also about teaching values. And you rightly said कि सिर्फ हम नोटबुक से पढ़ा के values नहीं बता सकते, उसको inculcate करना पड़ता है. ये जो आपने एक बच्चों का क्लब बनाया है, where everyone is, you know, just understanding the real problems and putting up their suggestion. I think this is something very incredible that you are doing. And I think when you are teaching values, you have taught everything to the child, because एडुकेटेड आप तभी होते हैं जब आप एम्पैथेटिक होते हैं अपनी रेस की तरफ, एक दूसरे की तरफ। व्हेन यू नो स्टार्ट बिलीविंग दैट यू ऑल together can create the difference, and the incident that you narrated actually touched my heart. You know, this is the impact when you teach the child in the right direction. He is not shy of helping anyone. It really takes courage for you and me to do something like that, what he did. But trust me, sir, this is the kind of things that we require to build a change. So wonderful, sir. We hope that this would certainly reach out to many more educators, and they will try to bring in this kind of value education in their school.
सो मूविंग अहेड टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आप योगा प्रैक्टिशनर भी हैं, आप कंटिन्यू योगा प्रैक्टिस करते हैं हर दिन। सो हम मतलब अभी क्या होता है, बच्चों में आईक्यू के साथ साथ ईक्यू की भी बहुत ज़रूरत है, हमें माइंडफुलनेस सिखाने की ज़रूरत है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको, ताकि वो एक राइट माइंड फ्रेम में रहें। तो आपके हिसाब से ऐसे कौन-कौन से अलग-अलग तरीके हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सकें कि हम बच्चों में माइंडफुलनेस डेवलप कर पाएँ? यस मैम, यू राइटली सेड कि बच्चों को माइंडफुलनेस की बहुत ज़रूरत होती है। उसकी ज़रूरत को हम थोड़ा सा रूट कॉज में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एक चीज़ दिखती है कि कोई भी बच्चा आप छोटे से बड़े तक देखो, जब वो रेंगता है, व्हेन ही इज क्रॉलिंग, तो उस टाइम से लेके उसमें एक जिज्ञासा भरी सी होती है। सामने कोई चीज़ रही, उसको लेना, टेस्ट करना, देखना, परखना, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है। वही बच्चा फिर जब धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है तो वो दुनिया में मिलना चाहता है, खुलना चाहता है, और ग्रेजुअली एक उम्र आती है जब वो अटेंशन लेना चाहता है, वो अटेंशन सीकर बनता है। तो बचपन से मिलता है, जब वो क्यूट है तो मिलता है, बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है, घर में कोई दूसरा आ जाता है छोटा, तो वो धीरे धीरे कम होता है, वो पैशन बढ़ते रहता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा अटेंशन लेने के लिए कुछ अलग अलग हरकतें करता है। उसमें क्वेरीज आती है, क्वेरीज वो रोक नहीं पाता है, वो इमीडिएटली पेरेंट को पूछ बैठता है या टीचर को पूछ बैठता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े लोग हैं ये इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। कभी कभी पेरेंट अपने काम में बिजी रहते हैं तो इमीडिएटली ऐसा जवाब दे देते हैं कि बच्चे को हर्ट कर जाता है। वो पेरेंट समझ नहीं पाता कि इसमें कुछ इंक्विजिटिवनेस है, वो पूछना चाहता है, अटेंशन चाहता है, वो देने के बजाय उसको कुछ ऐसा जवाब देता देता है पेरेंट की से, चलो अपना काम करो, ये क्या बड़ों के बीच में बात मत, ये मत किया करो, लाइक दैट आंसर द चाइल्ड गेट, एंड देन ही फील्स कि मुझे कोई अटेंशन नहीं देता है। और वहाँ से ज़रूरत बढ़ती है बच्चे को माइंडफुलनेस देने की, क्योंकि यहाँ नहीं दिया तो यहाँ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बच्चे में डेवलप होते रहता है। मेरा मानना है कि बच्चा ये एक्सट्रोवर्ट होता है जिस वजह से दुनिया को जानना, देखना, ये सारी चीज़ करते रहता है, और बढ़ते बढ़ते कभी अपने आप को देख ही नहीं पाता है। माइंडफुलनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चा, द चाइल्ड स्टार्ट्स हिज जर्नी विथ हिमसेल्फ। when he tried to concentrate on the breath, how the breath is going in, how the breath is going on, he started think about the breath, ki breath is the thing that keeps this body alive, and I am there inside the body. When he talks about, means in my school basically I do this practice. Morning prayer, morning assembly starts with the meditation. 4 to 5 minutes I take them in through this meditation, where I just instruct them through the mic to just focus on their breath, how the breath is going in, exhaling, inhaling deep and all. Then I introduce them the 7 chakras also, right from Muladhara to nervous system, Sahasrara chakra, and they feel that journey. And that time they enjoy their internal journey with their himself or herself. और वो जो जर्नी वो करते हैं, देन दे रियलाइजेस कि अच्छा ठीक है, बाहर ही नहीं अंदर भी देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट काम्स डाउन देयर माइंड। स्वामी विवेकानंद सेंस माइंड इज लाइक अ मंकी, जंपिंग मंकी, विच हैज़ बीन ट्रेन फॉर 14 ईयर्स अननोविंगली, बिकॉज नहीं पता रहता क्या करना, और उसको अनलर्न करना है। माइंडफुलनेस इज द प्रोसेस। जब बच्चा अपने अंदर झांकने शुरू कर देता है, अपने आप को जानना शुरू करता है, देन ही फील्स कि नहीं, मुझे किसी की आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं है, आई हैव समथिंग। एंड ही थिंक्स अबाउट, ओके मुझे सुनना है कितना, बोलना है कितना, कुछ पूछना है तो आई शुड वेट फॉर द टर्न। और फिर ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके, और एक प्रैक्टिस मैंने स्कूल में शुरू की है मैम, एक्चुअली कि इनकेस अगर कोई बच्चा किसी तरीके की गलती करता है, एंड देन टीचर्स कॉल्ड और समथिंग हैपन्स दैट्स नेगेटिव इन्फोर्समेंट, बेसिकली आई स्टॉप दैट। सिंपली व्हाट हैपन्स, बच्चे ने अगर कुछ किया तो सेट अ टॉक विद द चाइल्ड कि बेटा तुमने जो किया है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट राइट और रॉन्ग। जब बच्चे को ये रियलाइज हो जाता है, कभी कभी बच्चे झूठ भी बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलते बोलते क्वेश्चनिंग स्किल के माध्यम से जब हम बच्चे के अंदर तक पहुंचे, और बच्चा जब कन्फेस कर लेता है कि हाँ सर मेरे हाथ से गलत हो गया है, देन गिव हिम अ टाइम आउट, आस्क हिम टू सिट फॉर 2 to 3 minutes, focus on the breath and think why this happened. Then he tried to analyze his mind, what had happened, what had prompted him to do that, because he's maybe 5 year, 6 year, 10 year, 14 year, whatever the age is, उतने समय तक उसका माइंड ट्रेन हो चुका है। अभी उसको देखना ज़रूरी है कि हाँ ये इस तरीके का एक्साइटमेंट है और मेरे साथ में हो गया। तो उस समय में बच्चा अपने आप को कंट्रोल करने लगता है, सेल्फ कंट्रोल होता है, बाहर से कभी कंट्रोलिंग हो ही नहीं सकती है, फैक्ट है। तो दिस इज हाउ द माइंडफुलनेस विल हेल्प द चाइल्ड। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, एक तो अगर बच्चा कोई गलती करता है तो सेट अ टॉक, बात करे, उसको समय दे, बैठे, वो अपना जर्नी शुरू करे, और फिर देखे क्या मेरे साथ क्या हुआ था जिस वजह से मैंने ऐसे किया, मैं जानता हूँ गलत नहीं, गलत है कर रहा हूँ, क्या हुआ था, लेट हिम लर्न,
और वो प्रोसेस होती है अनलर्निंग की, जो उसकी पहली हैबिट थी, और नई हैबिट को लेने की। धीरे धीरे बच्चे में ये बदलाव आता है। और दूसरी बात होती है, जैसे मॉर्निंग प्रेयर्स बहुत काम करते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, वो मायने नहीं रखता, बट प्रेयर्स काम करती हैं, सम गुड प्रेयर्स। उसके साथ में उसका अपना ब्रीथ का जर्नी, अपने आप का जर्नी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी प्रेयर नहीं बनी है जिसमें व्यक्ति को अनह्यूमन बनने की ट्रेनिंग देता हो या बात करता हो। इसलिए प्रेयर प्रेयर काम करती है। उस प्रेयर के साथ में ब्रीथिंग की प्रैक्टिस और धीरे धीरे खुद को जानना बच्चे को माइंडफुलनेस में काफ़ी प्रैक्टिस कराता है, और एक संजीदा व्यक्ति बनाने के लिए उसको तैयार करता है ना, बनाता है बेसिकली। बिल्कुल सर, आई एग्री विद यू। यू नो आवर लाइफ इज शेप्ड बाय आवर माइंड, बिकॉज हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। सो बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड हमेशा सही सोचे, और उसके लिए हमें ये मेडिटेशन की ज़रूरत है, इस तरीके की प्रेयर्स की ज़रूरत है, बिकॉज इट ऑटोमेटिकली काम्स योर माइंड। अगर आपका माइंड कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहा है तो इट गेट्स यू बैक। सो टू ऑल माई पेरेंट्स, ऑल माई डियर व्यूअर्स आउट देयर, ensure that you spare out few minutes with your children to meditate, to pray, and do exercises which can calm down their mind. So moving ahead in our conversation, sir, आपने काफ़ी रूरल एजुकेशन में रूरल इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में भी काफ़ी काम किया है। तो आपके हिसाब से आपका सबसे, मतलब जो ऐसा कौन-सा अचीवमेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा दिल के करीब है, जो आपको लगता है यार ये मैंने जो लाइफ में अचीव किया है, दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ वांटेड टू। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? Yeah, it was difficult to reflect back actually what it was, but recently I believe कि everybody must have got this experience when the pandemic has come. तो ये पेंडेमिक के दौरान में मैं बताता हूँ कि आई फील प्राउड कि ये चीज़ हुई है विद द हेल्प ऑफ माय सीईओ सुमीत, द वे ही इज हैविंग वेरी प्रोएक्टिव अप्रोच एक्चुअली। तो जब पेंडेमिक का समय आया था, हमने देखा था अराउंड वो 29 और 30 ऑफ मार्च था 19 का, एंड न्यूज़ चल रही थी कि चाइना में लॉकडाउन लग चुका है, 3-4 महीने से बंद है, और पॉसिबिलिटी अपने यहाँ पे भी है, और हमें भी छुट्टियाँ देने का मौका आ गया था, यानी सर्कुलर वगैरह निकल चुके थे। एवरी एजुकेशनिस्ट वॉज वरिंग अबाउट द चिल्ड्रन लर्निंग। मैं भी कर रहा था कि हम तो फिर भी ये रूरल एरिया में काम करते हैं जहाँ बच्चों के पास में काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई क्या किया जा सकता है जिससे बच्चों का लर्निंग भी ना रुके। पेरेंट ऊपर से एकदम हॉलीडेज मूड में चले जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि भी ये लॉकडाउन है, कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। उनका अपना रहता है कि भी चलो ठीक है अभी बच्चा घर में रहेगा। दे डू नॉट रियलाइज कि ये गैप का अभी मालूम पड़ रहा है उनको कि जब 2 साल 1.5 साल का गैप पड़ गया है बच्चे में कितना प्रॉब्लम आ रहा है नेक्स्ट क्लास के लिए, बट दैट टाइम दैट वाज नॉट नोन टू देम। तो उस समय में जो डिसीजंस लेने की तैयारी थी कि हमें कंटिन्यू रखना है, सीखना है, क्योंकि क्लासेस में पढ़ाना अलग था और ऑनलाइन पढ़ाना कुछ अलग चीज़ हो चुकी थी उस समय में। दोनों तरफ तकलीफें थे, टीचर उतने टेक्नो-सेवी नहीं थे, टेक्नोलॉजी जितनी वो स्कूल में यूज़ करते थे उतनी पता थी, लेकिन ऑनलाइन की ये टेक्नोलॉजी पता नहीं थी। पेरेंट्स को पता नहीं थी, पेरेंट्स को कन्विंस करना, टीचर को ट्रेन करना, दोनों तरफ चैलेंजेस थे। एंड आई फील दैट इनिशियल स्टेज एक एक ट्रायल एंड एरर कर करके, मुझे अभी भी याद है जब 10th स्टैंडर्ड की क्लासेस लेनी थी तो मैं खुद बैठ के पीपीटीज तैयार करता था ताकि जी मीट कॉल में बच्चों को प्रेजेंट करके स्क्रीन में स्टेप बाय स्टेप एनिमेशन और सारी चीज़ें देना मैंने उस टाइम में अपने आप में डेवलप किया था। पीपीटीज तो बना लेते थे, बट हाउ इंटरएक्टिव इट वुड बी फॉर द चाइल्ड, उस लिए जो प्रयत्न किए जाते थे, वो ट्राई किए जाती थी, वो मैंने उस टाइम में की। पीपीटीज बना बना के बच्चों को शेयरिंग करना शुरू किया, उनको टीच करना शुरू किया ऑनलाइन में। फिर धीरे धीरे चैलेंजेस आए कि बच्चे कम जुड़ते थे, 10 या 15 बच्चे जुड़ जाते थे 20 से 25 में से, और वो 10 में 15 में भी वो चैलेंज आता था कि 2 मिनट रुकता था, बाद में कट हो जाता था, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहती थी पेरेंट के पास में। तो वो चैलेंज आते आते देन वी थॉट कि अब क्या करें। 10-15 दिन वो होने के बाद में वी फाउंड कि हमें रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। देन वी कम्युनिकेट टू हेड ऑफिस कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बताओ कि भाई जिससे रिकॉर्डिंग करके बच्चों को भेजा जा सकता है, एंड आवर हेड ऑफिस हेल्प्ड अस विद ओबीएस सॉफ्टवेयर। तो हमने वो चीज़ लेके फिर प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बना के फिर बच्चों को भेजना शुरू कर दिया, ताकि वो अपने टाइम के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से, क्योंकि बच्चे के पास मोबाइल नहीं थे उस समय में, पेरेंट के मोबाइल यूज़ करने पड़ते थे, पेरेंट बिजी रहते थे अपने काम में, क्योंकि जस्ट सब लॉकडाउन हो गया, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, तो अपने मोबाइल में बिजी। तो वो एक फेज था जब हमने रिकॉर्डेड वीडियो बच्चों को भेजना शुरू किया, तो समय निकाल के फिर बच्चों को मिलना शुरू हुआ। फिर उसमें एक कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स, इनको वीडियोस में क्या पढ़ाई होती है, तो उनको मीटिंग ले लेके ये समझाना कि भाई ठीक है, पूरा कुछ भी नहीं पढ़ने से कुछ तो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
तो आज कम से कम रिकॉर्डिंग में वो कुछ तो पढ़ेगा, बच्चा लगा रहेगा, नहीं तो क्या करेगा? आप टीवी लगा दोगे, कार्टून लगा दोगे, समझ लो उसका अभी ये लॉकडाउन 6 महीना चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, उसका माइंड अगर उस तरीके से ट्रेन हो गया, आप कैसे लाओगे उसको बाकी? ये कर करके पेरेंट को ओरिएंट करना और बच्चों को घर में पढ़ाना, ये सिलसिला चलते रहा। 1 महीने बाद फिर रियलाइज़ हुआ कि अब बच्चे उससे भी बोर हो चुके हैं क्योंकि घर में बंद हैं, तो कुछ नया करना चाहिए। देन आई हैड हर्ड, वी आल्सो लर्न, हम बाकी लोगों से भी सीखते रहे हैं। तो नागपुर में एक स्कूल थी, जो अपने बच्चे को घर में ही यूनिफ़ॉर्म पहना के खड़ा कर देती थी बच्चे को पढ़ने के लिए। एंड देन आई थॉट इट्स अ गुड आइडिया कि भी जैसे बच्चा तैयार होकर स्कूल में आता है, व्हाई नॉट हम उनको वो फ़ील दें घर पे। तो हमने बाकायदा जो स्कूल का टाइम टेबल था, वो टाइम टेबल पेरेंट्स के पास में व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाया और उनको बताया कि भी ये टाइम पे बच्चा अपना ब्रेकफास्ट करके नहा धो के यूनिफॉर्म पहन के सामने बैठा होना चाहिए टीचर के सामने। एंड दैट टाइम दे गॉट द फील कि अच्छा, एक क्लास के बाद दूसरा टीचर असेंबली लेगा, रिकॉर्डेड वीडियो पहले भेज दिए थे, उस पर्टिकुलर मैथ्स का पीरियड है तो मैथ्स का रिकॉर्डेड वीडियो बच्चा करेगा, उसके बाद में होमवर्क रहेगा वो नोट करेगा, हिंदी का करेगा, इंग्लिश का करेगा, और उसके बाद में 2 घंटे का टाइमिंग उनको होमवर्क के लिए दिया था। दिन भर बच्चा बिजी रहता था एंड देन वी स्टार्ट टू गेट द एप्रिसिएशन फ्रॉम द पेरेंट कि सर हम सोचते थे कि अभी बच्चों को कैसे हैंडल करें। इनिशियल 4-5 दिन तो अच्छे से चले गए, लेकिन उसके बाद में फिर परेशान हो गए, बच्चे बच्चे हैं, उनको कुछ ना मिले तो शैतान बन जाते हैं वो। तो दैट वाज द केस एंड देन पेरेंट्स स्टार्टेड टू अप्रिशिएट कि सर अभी बच्चा एंगेज हो चुका है। तो इस तरीके से 2 चीज़ें हमने अचीव किए, पेरेंट को सपोर्ट गया, बच्चों का लर्निंग गैप नहीं हुआ एंड आई एम क्वाइट हैप्पी नाउ कि आज मेरे बच्चे जो हायर क्लासेस में ग्रेड में आए हैं, उनके साथ में लर्निंग गैप इतनी नहीं है जितनी अभी जो कुछ भी ना पढ़ के आए हुए हैं। बाकी जो छोटी-सी गैप बची है वो हम ब्रिजिंग से उनसे कंप्लीट करा ही लेते हैं। तो आई फील दिस इज़ माय द बिगेस्ट अचीवमेंट आई फील मैम, विद द सपोर्ट ऑफ ऑल whom from I learn from my CEO who helped us with the technology and all. Yeah. सर्टेनली सर, यू नो ये अनएक्सपेक्टेड हम सबके साथ हो गया कि अचानक से सब रुक गया, एंड वाज वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर आवर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड नाउ हाउ एजुकेशन कैन कंटिन्यू, बट यू ट्राइड योर बेस्ट एंड इंश्योर दैट लर्निंग मस्ट गो ऑन। और हमारे Hmm. टीचर्स इसके लिए ही एक यू नो हीरो, कोरोना वॉरियर भी कहा जा सकता है उनको, क्योंकि उन्होंने भी आउट ऑफ द वे निकल के सब कुछ ट्राई किया एंड अपने इंश्योर किया कि सब सीखेंगे एंड फिर हम लर्निंग करेंगे। सो हैट्स ऑफ टू यू एंड योर टीम for putting up this effort. This is truly, you know, an achievement which must need appreciation. So, sir, I really congratulate you for fighting the COVID learning atmosphere so nicely and ensuring that parents also understand the importance. Parents को convince करना आसान नहीं होता, especially in नहीं rural होता है। areas, कि online learning क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. It's very difficult for them to understand this. So, once एग्ज़ैक्टली। again, congratulations for achieving this. Moving ahead to the rapid fire round now, sir. You have to answer me in one sentence or a statement. Okay, sir? ओके मैम, सो मेरा आई विल पहला ट्राई माय बेस्ट। क्वेश्चन है आपसे। यू नो सर, हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको हम याद करते हैं जब हम कोई प्रॉब्लम में हैं या कुछ अटक जाते हैं कहीं पर, तो ऐसे आपके गो टू पर्सन वो कौन है जिनसे आप एडवाइस, इंस्पिरेशन और सपोर्ट लेते हो जहाँ पे कहीं आप परेशान हो जाते हैं अपने स्कूल को लेके? स्कूल को लेके जब परेशान हो जाते हैं, मीन्स एडवाइजरी के तौर पे अगर देखने को जाओ तो आई हैव मीन्स माय प्रिंसिपल, जिनके अंडर में मैं खुद ट्रेन हुआ हूँ, अगस्टिन सर। तो मोस्ट ऑफन मैं उनको विजिट करता हूँ मैम। और अगर ऐसे बात करने को जाओ फ्रेंड में, कॉलेज फ्रेंड में, और इसमें तो मेरे 2 दोस्त हैं, एक हरीश तड़स करके है जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, और दूसरा है मनीष झाड़े जो ग्रेजुएशन के फ्रेंड है। ये दोनों के सामने मैं ओपनली ओपन हो सकता हूँ, जब भी कुछ रहता है तो आई जस्ट मेक अ फ़ोन कॉल एंड ओपन माई सेल्फ। Okay, wonderful. It's great to have such amazing friends, and that too college days wale, because they understand you better. So moving या ahead to my next question, sir, what do you do when you're not working? आपकी hobbies क्या? My hobby is like recently in lockdown, actually, it was developed. I liked singing. So, sometime whenever I'm free and I feel कि कुछ मूड फ्रेश करने के लिए करना चाहिए, तो the karaoke app is there, Star Maker. So, I just go with singing. Or otherwise, second thing, I used to go to the lonely place in Karmala. Actually, I am having a place जहाँ कोई नहीं जाता, देवड़ाली करके, lot of trees are there. There I used to go and spend time with myself. Wonderful. To understanding your own self and giving time to for yourself is something amazing to do. So, sir, are we fortunate enough that we can hear you singing? Can you sing one line for us? Uh, sure, sure. I'll definitely sing, ma'am. And right now, what I remember is the song "Kabhi Alvida Na Kehna." So stop me if it is getting longer. Sure.
हाँ, the wordings are like कभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कब कहाँ मुलाकात हो, न जाने कब कहाँ मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही ख्यालों में मुलाकात तो होगी. So this one song that I miss during the lockdown, actually many nearest and dearest people missed us. हमसे चले गए थे, हम लोगों के परिवार में, दोस्तों में, सब में. तो ये एक सॉन्ग तो मुझे बहुत याद आया कि आई पर्सनली बिलीव कि दिस बॉडी passes away and burns, we always remain alive. हम लोग रहते हैं, बस वो टच करना ज़रूरी होता है. राइट सर, वेरी ब्यूटीफुली sang सर, यू हैव वंडरफुल वॉइस. आई एम श्योर स्टार मेकर्स पे बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग होगा आपका. बहुत Yes, अच्छा गाया है आपने. Very good. thank you. So it's very important, to pursue your hobby. You should never stop doing that. And I Exactly. hope same for you, sir. You please continue your singing, because this is what brings joy to you. You immediately you were smiling when you were singing. I could see the happiness on your face. So this is the Thank beauty of you. having a hobby in your life. True. So coming up to my next question, एक एडवाइस हमारे पेरेंट्स के लिए क्या देना चाहेंगे? माय एडवाइस टू एवरी पेरेंट इज, ये एक बड़ा नायाब हीरा है जो हमें मिलता है. अगर आप हमें बच्चे हमारे पास में बच्चा है तो एक बड़ा ही नायाब हीरा है. उसको उसी तरीके से संभालो जिस तरीके से हम हीरो को संभालते हैं. बेसिकली उन लोगों को जानो जिनको बच्चे नहीं होते, वो कितना लाखों रुपया खर्चा करके ये टेस्ट ट्यूब बेबी और कितनी सारी चीज़ें करते हैं. हमें मिला है, कुदरत की देन है. उसको संभालिए. कभी भी उनके साथ में आई डोंट फील कि हेट से बात ना करो. हमारा एंगर, हमारा इमोशन होता है, हमसे कंट्रोल नहीं होता है. हम जैसे चाहे बच्चे पे निकाल देते हैं, बट इट्स नॉट राइट. बच्चों को समय दीजिए, वो दुनिया को जानना चाहते हैं. उनको समय आप अगर दोगे तो मैं बताता हूँ, आप खुद अपने आप में इतना खुश महसूस करोगे कि आपको किसी टीवी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे नहीं मिलेगा. तो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, उसको बहुत तवज्जो दीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए, समय निकालिए, उनसे बात करिए, उनके स्कूल के बारे में, उनको क्या लगता है उसके बारे में. डेली 3 चीज़ें पूछिए. आज उसको क्या पसंद आया, कौन सी एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, और 3 वो चीज़ें जिसमें उसको यानी बुरा लगा या गलत लगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज इमोशन. जब वो एक्सप्रेस करने लगेगा अपने आप को, आपको खुशी मिलेगी, बच्चे को जानने को मिलेगा, आपका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगा. तो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, व्हाटएवर द बिजी यू आर, स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड. उसके सिवा आपकी दुनिया में कुछ नहीं है. जितना भी कर रहे हो सब बिल्कुल उन्हीं के सर. लिए छोड़ के जाना है, नथिंग. A child is the greatest asset in our life, and we all must ensure that we are doing our best to keep this asset up to the mark. So, this is a wonderful advice by Sir. Coming up to the last question in this segment, name a few sports activities you enjoy playing. Basically, in my college days, actually, martial art was the very nearest to my heart, and I played that. So, martial art, मैं national level तक के खेल चुका हूँ, and I love it. I love it basically because it was means styles and everything in the movies. That another part. But when I started to learn martial art, I found one thing कि if you are not martial artist, you can get angry anytime and you can raise hand. आप किसी को भी hurt कर देते हो. बट मार्शल आर्ट में एक प्रेयर होती है सबसे पहले. वो आपको सबसे पहले मार खाना सिखाता है, आपका पोटेंशियल जगाता है, अपने आप को बेयर करने की क्षमता जगाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाता है. क्योंकि आपकी छोटी सी छोटी चीज़ भी दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करके जाती हैं. तो वो पेशेंस बढ़ाता है आप में. हेल्थ की वाइज तो आपको डेवलप करता ही करता है. बट मार्शल आर्ट की एक चीज़ ये भी है कि वो आपको काम रहना सिखाता है, आपके बॉडी को कोऑर्डिनेट करना सिखाता है. यू जस्ट मीन्स अलाइन योर सेल्फ विद द नेचर अराउंड यू, राइट. तो वो एक मेरे बहुत ही नज़दीक का रहा हुआ है. बिल्कुल सर, आज मार्शल आर्ट्स के बारे में ये बात मैंने भी नहीं सीखी कि ये आपको इस तरीके से ट्रेन करता है और इस लेवल की ट्रेनिंग हमें मिल जाती है. और क्या हो सकता है अगर कोई चीज़ आपको आपका एंगर कंट्रोल करना सिखा सकती है, तो आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग टू लर्न. Everyone must do Yes, it, right? habit. Exactly, yes, ma'am.
No, especially our children these days, they are so short tempered. इतनी सी बात मन जैसी नहीं हुई that they will start shouting. So बहुत important है anger control करना सिखाना. So to all my dear parents, you can understand from sir what are the different kind of activities so that you can control the anger of yours and your child also. So moving ahead to the last question of the show now. This is also called viewers choice question. सर हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि अभी जैसे लर्निंग बहुत अलग तरीके का हो गया है, पहले जैसा नहीं है कि आए चैप्टर खुला और पढ़ा दिया. We need different kind of strategies, different kind of techniques so that we can ensure that the child is learning along with he is also understanding the concept and he understand how to apply that concept also. So आपसे ये जानना चाहेंगे आपके स्कूल में आपने किस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं आपके डेली लेसन प्लान में ताकि बच्चे को पूरा लर्निंग आउटपुट मिले. यस मैम, लर्निंग के मामले में एक्चुअली मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा सभी को. एक तो होता है जब आप नया कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और बच्चे को एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें मास्टरी करे, और दूसरा एक होता है कि जो पढ़ाए हुए जैसे बच्चे हायर क्लास में जाते हैं तो लोअर क्लासेस की गैप बच जाती है, तो हम उसको लर्निंग डिफिकल्टीज कहते हैं. बेसिकली ये दो चीज़ें होती हैं. जब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो हमें बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है. तीन तरीके के लर्नर्स होते हैं. काइनेस्थेटिक लर्नर होता है, ऑडिटरी लर्नर होता है, और एक विजुअल लर्नर होता है जो करके सीखना बोलते हैं, जिसको देख के सीखना और सुन के सीखना, ये सारी चीज़ें होती हैं. अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का इन्वायरमेंट मिलता है. जब हमारे टाइम में ये ऑडियो वीडियो गेम्स और ये सारी चीज़ें नहीं थी, यूट्यूब कार्टून्स वगैरह सारी चीज़ें नहीं थी, तो हम लोग काइनेस्थेटिक मोर थे, यानी मोर ऑफ काइनेस्थेटिक काइंड ऑफ लर्नर्स वी वेयर. पेड़ पे चढ़ना उतरना, हमारे सारे गेम भी ग्राउंड के रहते थे, ये सारी चीज़ थी, तो वी वेर मोर काइनेस्थेटिक. अभी के बच्चे जो है अनफॉर्चुनेटली वो मोबाइल गेम्स और इन सारी चीज़ों में रहने के कारण वो ऑडिटरी और विजुअल लर्नर बहुत हो चुके हैं. बट एक चीज़ समझने वाली है कि हर बच्चा ये तीनों तरीके की लर्निंग कैपेबिलिटीज उसमें रहती है. कोई डोमिनेंट हो सकता है, काइनेस्थेटिक हो सकता है, कोई ऑडिटरी हो सकता है. तो मैं समझता हूँ कि बच्चे को पढ़ाने में ये इन तीन चीज़ों का इनकलकेशन होना बहुत ज़रूरी है. हमारी स्कूल में हम हर 40 मिनट का पीरियड जो है वो इन तीन तरीके के बच्चों के लर्निंग के हिसाब से डालते हैं, क्योंकि सारे ही बच्चे इन तीन चीज़ों में हैं. कोई ऑडिटरी ज़्यादा है, कोई काइनेस्थेटिक ज़्यादा है, कोई लर्नर विजुअल ज़्यादा होता है. तो हमारे क्लास में हमने इंटरैक्टिव सोर्सेस रखे हैं, जैसे टेलीविज़न रहता है, टीचर के प्लान टैब में रखते हैं, और रिलेटेड वीडियो रिसोर्सेज जो रहते हैं वो बाकायदा क्लिक ऑन द बटन रहते हैं. स्मार्ट क्लासेस तो बहुत सी क्लासेस में होती ही हैं, बट उनका चैलेंज होता है, जब मैं खुद भी टीचर रहा हूँ, स्मार्ट क्लासेस में चैलेंज मैंने फेस किया है कि 40 मिनट के पीरियड में 10 मिनट तो सर्च करने में ही चले जाता है बेसिकली. तो वहाँ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आपको हेल्प कर जाती है. तो वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने प्लान्स रखे हैं, जहाँ ऑडिटरी और विजुअल लर्नर्स को क्लिक फिंगर टिप के ऊपर सारे रिसोर्सेस रखे हैं. दूसरी चीज़ ये की है कि हमने प्लान को इस तरीके से व्यू किया कि उसमें टीचर लीड पार्ट होगा 5 to 10 मिनट का, जिसमें टीचर बोलेगा, कॉन्सेप्ट टीच करेगा, समझ लो. दूसरा इमीडिएटली स्टूडेंट लीड पार्ट होता है, जिसमें बच्चा कुछ एक्शन में आता है. मे भी पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर उसको लिखना है, या फिर साइंस की कोई एक्टिविटी है छोटी सी, तो वो उसको बच्चे को क्लास में करनी है. तो इस तरीके से हमने उसको व्यू किया कि बच्चे को देखने, सुनने, साथ ही साथ करने का मौका मिले. अब काइनेस्थेटिक लर्नर में जनरली टीचर्स का ये अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई बच्चे को एक एक्टिविटी दी जाए, वो प्रैक्टिकल किया जाए, वो सारी चीज़ें होती है, ये करना चाहिए. और वो पॉसिबल तभी होता है जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो, नए कॉन्सेप्ट को. बट व्हाट इफ कि आपका कॉन्सेप्ट जैसे वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आपने पढ़ा दिया, उसके फॉर्मूले तैयार हो गए, उसके आपने एक्टिविटी भी कर ली, बट जब प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की जाती है उस टाइम में काइनेस्थेटिक को कैसे एंगेज करें. तो वहाँ सोल्यूशन होता है कि आप बच्चे को क्लास में, जैसे इंडिविजुअल प्रैक्टिस बोलते हैं या फिर पेयर प्रैक्टिस बोलते हैं, दो बच्चे मिल के करें, या ग्रुप प्रैक्टिस बोलते हैं, उन दोनों यानी ग्रुप में देके, पेयर में देके जब बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो काइनेस्थेटिक लर्निंग वैसे भी हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो रही है बेसिकली. तो वो चीज़ जानना ज़रूरी होता है. तो इस तरीके से हमने उसको व्यू किया है मैम. तो तीनों टाइप के लर्नर्स जो है उसमें सर्व हो जाती हैं. अब दूसरी जो मैंने कहा कि जैसे ये तो हो गया नए कॉन्सेप्ट, थर्ड क्लास में बच्चा या थर्ड क्लास के कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाने हैं, तो इस तरीके से हम तीनों टाइप काइंड्स ऑफ लर्नर्स को हम सर्व कर देंगे. अभी ये पर्टिकुलर सिचुएशन में पेंडेमिक के बाद में भी एक चीज़ हम खास करके जानते हैं, और इससे पहले भी, तो कुछ बच्चों को फोबिया हो जाता है, कुछ बच्चों को मैथ्स का फोबिया रहता है, कुछ बच्चों को इंग्लिश का फोबिया होता है, और हम उसको टर्म कर देते हैं फोबिया. एक्चुअली फोबिया होता क्या है कि बच्चे को कोई चीज़ अगर करना पसंद आई, मुझे इंटरेस्ट अगर किसी में डेवलप हो जाता है बच्चे में, तो उसका रीज़न होता है कि उसको वो आता है तो करने में मज़ा आता है, रिजल्ट भी उसको चाहिए मिलता है और एप्रिसिएशन मिलता है. ये दो चीज़ें होती है जिससे इंटरेस्ट आता है.
अब इंटरेस्ट चले जाता है, जिसको हम लर्निंग डिफिकल्टीज कहते हैं या फिर फोबिया कहते हैं। वो चले क्यों जाता है कि जब बच्चा करने लगता है और उसको करने नहीं आता है, वो चीज़ नहीं आ पाती है, रिजल्ट कैसे लाना उसको नहीं पता है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसमें फिर कोई आके उसको अगर टाउन कर दे, अच्छा तुझे ये भी नहीं आता है, तो और डोमिनेट हो जाता है, एंड दैट इज द फोबिया बेसिकली। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सजेस्ट करता हूँ कि फोबिया वगैरह कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो लर्निंग गैप होती है। सो व्हाट वी हैव टू डू, आइडेंटिफाई द गैप एंड ब्रिज इट। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल देने को जाऊं कि मैं क्लास 3 के बच्चे को देख रहा हूं कि भाई उसको रीडिंग नहीं आ रहा है, इंग्लिश का एक सेंटेंस दिया उसको रीड नहीं आ रहा है, तो व्हाट आई शुड डू, आई नीड टू फाइंड आउट कि वो बच्चा के, अच्छा रीडिंग की क्या स्टेप्स होती है, बच्चे को फोनिक्स मालूम होनी चाहिए, क्या बच्चे को फोनिक्स मालूम है क्या, एक पहली चीज, यानी गैप ढूंढने के तरीके। सेकेंड थिंग, अगर बच्चे को फोनिक्स मालूम है तो क्या उसको ब्लेंडिंग सेगमेंट के जरिए सीबीसी वर्ड्स रीड करना आता है क्या, देन सेंटेंस आता है कि दीज आर सम स्टेजेस व्हाट नीड टू चेक। और अगर नहीं है तो बेटर गो विद द फोनिक्स सॉन्ग, बच्चे को फोनिक्स जानने दो, राइट। उसकी टेक्निक से जानने दो, एंड देन लेट हिम रीड। तो वो फेज में लेके आ जाते हैं, तो वो गैप हट जाती है। मैथ्स की अगर बात करने को चले जाए तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए, बच्चे को फ्रैक्शन है, एडिशन करने गया, बच्चे को मालूम है कि ये वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन का टर्म आया है, मोर लेस के हिसाब से उसने फ्रेम भी कर लिया, लेकिन उसको फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है, तो बेटर आई शुड नोट डाउन कि चाइल्ड डू नॉट नो द एडिशन ऑफ द फ्रैक्शन। और अब इसमें चैलेंजेस आते हैं क्योंकि टीचर को इतने सारे बच्चे होते हैं क्लासेस में, करे कैसे, ये सबसे बड़ा प्रश्न यानी क्वेश्चन होता है, मेरे सामने भी था। सो when I was teacher that time it was there. So I found कि technology is the solution that helps us, and we are really fortunate nowadays कि there are the technologies like Khan Academy are there and some other apps are there, जहाँ पे अगर आप बच्चे को बोलेंगे कि बेटा आपको फ्रैक्शन के एडिशन में एलसीएम फाइंडिंग का प्रॉब्लम है, तो बेटर यू गो टू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और उसको लर्न करो। वो वहाँ जाके पढ़ेगा, और वहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है वहाँ पे। बच्चा चॉइसेस लेता है, वो अगर सही आया तो ठीक, नहीं आया तो सॉल्यूशन रहता है, देख के बच्चा लर्न कर लेता है कि अच्छा यहाँ मेरी गैप है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, बच्चा आपका मेकअप होके आ जाता है। बच्चे का लर्निंग गैप हट गया, बच्चे को सॉल्यूशन मिल गया, उसका इंटरेस्ट फिर से जग जाता है, फिर से वो सब्जेक्ट से प्यार करने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज़ें हैं, तीनों टाइप के लर्नर्स को एंगेज करो क्लास में इस तरीके से। और दूसरा होता है कि अगर कोई बच्चे में फोबिया है तो पहले तो उसकी लर्निंग गैप्स ढूंढो और गैप्स को फिल करके बच्चे को आने दो, समय दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी निकल नहीं जाएगी। अभी भी बच्चा रहता कौन सा है आपके लर्निंग गैप के हिसाब के, एज के हिसाब से अगर हम देखो तो 4 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल जो भी है रहेगा। लेकिन गैप भरने के बाद में बच्चा जब सब्जेक्ट से मोहब्बत करने लग जाता है, तो आपको उसको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो कहीं पे भी जाके राइट। अपनी जो नॉलेज ऑफ हंगर ऑफ नॉलेज होती है वो फुलफिल कर लेता है। तो मेक हिम कैपेबल बना देना हमारा ड्यूटी होना चाहिए, आई फील सो। Right, sir. And I think अगर मैंने आपके आंसर को सम अप किया तो I would like to just say this much that if the child is not learning the way you are teaching, then you must teach in the way the child wants to learn. So I think this is this sums up everything because as sir said आप identify करो मतलब maybe वो क्यों नहीं सीख रहा है, ऐसा क्या हम गलत करें कि why child is not letting us learn. So the best way is so that we change our strategy and we see that the child learns in the manner and we understand in which manner he is going to learn. जैसे आपने बताया कि बच्चे कोई ऑडियो विजुअल से बेटर लर्न करते हैं, कोई किसी को एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग चाहिए होती है, तो हर किसी का एक अलग तरीका होता है। एंड येस यू राइटली सेड टेक्नोलॉजी से सब कुछ पॉसिबल है, तो कितने भी बच्चे क्यों ना हो, हम अगर आइडेंटिफाई कर ले कि उसका प्रॉब्लम क्या है तो सोल्यूशन के लिए टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज देयर। सो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज रियली वंडरफुल टू हियर यू। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि एक आइडियल हमें किस तरीके से फ्रेमवर्क होना चाहिए, एजुकेशन के साथ वैल्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, बच्चे को पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, रूरल में एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी के सही यूसेज को क्या करना है, माइंडफुलनेस, आई मीन एक शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक से बात की है एंड आई एम श्योर आज मेरे व्यूअर्स बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम विद अस। Thank you very much, ma'am, for calling me over here. You give Miss provided opportunity to me to Miss whatever I know. I do not know whether it is complete. Complete, definitely not, because there is sky is the limit for the excellence. But yes, whatever I know, you given me opportunity. Thanks to NEP. NEP is coming with all the solutions. Basically, in 2020, they have introduced these kinesthetic learners and Miss practical learning approach. They have developed competency based learning. They are giving, they are empowering the teachers also. So all these things are there. Thank you very much, ma'am, for calling me here. Thank you, sir. And certainly NEP is a very visionary policy. We all are looking forward. The much needed change in education is going to happen. And I wish you all the luck
for all your future endeavors. I'm sure the way you are, you're going to have the success in all your vision and you will achieve it. So thank you so much, sir. Thank you, ma'am. God bless you. Take care. Bye bye.